दूंगी। मेरे माँ बाप, मेरे भाई भाभी और मेरे भाई के बच्चे या फिर मेरे बच्चों तक कोई नहीं जाएगा। ये आज तक बता रही हूँ गाइस, ये क्लियर मैं इस वीडियो के अंदर कर रही हूँ। मेरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स और सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो थंबनेल में तो मैंने लगा दिया है, आज का जो टॉपिक है मेरी जिंदगी के रिलेटेड डाइवोर्स स्टोरी, जो मेरी जिंदगी की कहानी है, जो मैं आपसे सभी लोगों से, सभी व्यूवर से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स और अपने सभी घर वालों से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जिंदगी के वो सारे घड़ी, वो सारे पल और वो चीज़ें मेरे साथ किस तरह से गुजर गुजर के आज मैं आपके सामने बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैं ज़ैनब शेख, और आप लोग मेरा जो चैनल देखते हो उसी से मुझे पता चलता है कि आप लोग सभी मुझे बहुत पसंद करते हो। मेरे सभी वीडियोज़ और मेरे फैमिली सब लोग एवरीथिंग को आप लोग पसंद ज़रूर करते हो। बहुत खुशी की बात है कि आज मैं आप सभी लोगों से वो मेरा जो एक एक्सपीरियंस लाइफ के साथ मेरा जो हुआ है, और जो कम्युनिकेशन चीज़ों के साथ जितना मैं समझौता करना, जितना मैनेज करना, हर देखिए सबसे पहले तो मैं कोई इमोशनल नहीं होना चाहती और ना ही मुझे कोई इस चीज़ का गम है कि मैं अपने डाइवोर्स की स्टोरी आप सभी के सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि ज़िंदगी में आप लोगों को भी कुछ सीखने मिल जाए इस चीज़ से। तो मैं अपनी ज़िंदगी की जो बातें हैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ की जो जुड़ी हुई बचपन की कहानी से मैं शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले उम्र थी 7 साल, जिस टाइम पे मैं बहुत बच्चे होंगे ना, 7 साल की उम्र में तो एक बच्चे होंगे। बिल्कुल आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली है झोपड़पट्टी से रहने वाले हम, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैं झोपड़पट्टी की लड़की हूँ। मैं झोपड़पट्टी से ही गुजर कर निकल कर आज यहाँ पर आपके सामने हूँ और मुझे प्राउड फील होता है हमारे झोपड़पट्टी से। मैं स्लम में रहती हूँ और मेरा बचपन पूरा, सारी यादें, सब कुछ वहां से जुड़कर ही मैं आज यहाँ तक के आई हूँ। ये भी याद आपको बता दे रही हूँ। तो 7 साल की उम्र से शुरुआत करना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स को, खासकर मेरी अम्मी को कैसा था, एक उनकी पहले तो वो लव मैरिज कर रहे थे मेरे अब्बा से। तो पर्सनली जो फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, आपको तो पता है रिलीजन का मैटर तो होता ही है। तो वो मैटर की वजह से पहले के टाइम में जब बता रहे थे ना, लव मैरिज करते थे बहुत इशू होता था। आज के टाइम में कोई लव मैरिज में इशू होता नहीं इतना। लेकिन मम्मी ने जो तकलीफें, जो सिचुएशन से, हालात से गुजर गुजर के आते थे, तो उन्होंने ये चीज़ सोचा था मेरे लिए कि नहीं, मेरी लड़की को मैं जो भी दूंगी वो फैमिली, यानी मेरे अब्बा मुस्लिम पर्सन है और मेरे अम्मी हिंदू थे। तो उन्होंने, अम्मी ने क्या सोचा, अम्मी ने मुझे सारी जो भी दीनी तालीम है, हर तिलावत, हर चीज़, नमाज हो, कुरान शरीफ हो, सब चीज़ की उन्होंने तालीम दिया है। उन्होंने मेरी पढ़ाई तक, एजुकेशन तक अपने दम पर, हमारे भाइयों को सबको उन्होंने हैंडल किया है। तो मेरी एज थी 7 साल की, तब ऐसी थिंकिंग थी, ऐसी मेंटालिटी रहती थी तब के स्लम में रहना तो एक सेफ नहीं होता था, उस चीज़ में एक सोचना पड़ता था। तो अम्मी की ऐसी सोच होती थी कि नहीं, कहीं मैं थोड़ा देर के लिए बाहर गई तो माहौल ऐसा है, कुछ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ गलत हो जा रहा है। जैसे ऑब्वियसली रेप की बात करूंगी, रेप वाले सीन बहुत होते थे, बच्चों के साथ भी होते थे, लड़कियों के साथ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी होते थे। तो अम्मी की ये थिंकिंग थी कि 7 साल की उम्र में चलो, रिश्ता है जो हमारे रिलेटिव, मेरे सगे फुप्पू जो है, जो रिलेटिव में ही मेरा रिश्ता 7 साल की उम्र में उन्होंने कर दिए थे, यानी सगाई करवा दिए थे। बातचीत, हाँ, ओनली बातचीत, सगाई नहीं, यानी मुंह मीठा करवा दिए थे। तो वक्त आगे बढ़ते गया बढ़ते गया, मैं डायरेक्ट आती हूँ टॉपिक के ऊपर। तो जब आया वक्त, मेरी एज थी तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। और तब मेरी एज थी कुछ 13 साल की, मैं 13 साल में थी। और मेरे लाइफ में मुझे बचपन से लेकर, मैं आपको बताई, जब से मैं बचपन से लेकर बड़ी होने तक का मेरी जिंदगी में सिर्फ मुझे ये एम्बिशन था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 9th स्टैंडर्ड तक का मैं आगे बढ़ी, पढ़ाई हो रही मेरी। तो जैसे जैसे आगे पढ़ाई हो रही थी तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। और तब के ख्याल में अम्मी के या पेरेंट्स के, जैसे कि स्लम में रहते थे, तो उन लोगों में सिर्फ यही थिंकिंग थी कि नहीं, हम लोग गरीब है, हम लोग झोपड़पट्टी वाले हैं, इतना तो नहीं कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ये सब चीज़ें, और गरीब लोग कुछ कर नहीं सकते। ऐसी मेंटालिटी उस टाइम की थी। अम्मी तो बिल्कुल बोलते ना, अम्मी तो काम के लिए हो क्या, मुझे बाहर तक का, कॉलेज तक की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करवाते थे। नहीं सोचे थे उन्होंने कि 10वीं कर दी बस हो गया। खानदान में मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे खुद के खानदान में 10वीं पढ़ी लिखी सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरे खानदान में फिलहाल के लिए, उस टाइम से। अभी तो मेरे फुप्पू की बेटियां भी पढ़ने लगी है, सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन उस टाइम से जब मैं 10वीं में सिर्फ मैं ही पढ़ी लिखी थी, एक पहली लड़की थी वो। तो तब मेरी उम्र थी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई तब मेरी एज थी कुछ 13 साल की, हाँ 13 साल की एज थी मेरी। तो वक्त जैसा जैसा बढ़ते गया, अम्मी ने, मेरे जो फुप्पू है, सगे फुप्पू है, तो अम्मी ने क्या सोचा था मालूम है, उनको रिलेशनशिप उनके साथ जमाने के लिए, कि मेरी बेटी एक घर में जाएंगी, अपनी फैमिली वालों में जाएंगी,
सीन ऐसा होता था पहले, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा था क्या सिचुएशंस आती है शादी के बाद, लड़की को मार पीट, यानी लड़की को बोले तो हस्बैंड वाइफ के जो मैटर्स होते थे, रोज़ के झगड़े, वो चीज़ों की वजह से उन्होंने ये चीज़ें सोच के उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी फुप्पू यानी मेरे जो सगी फुप्पू है, मेरे बेटे को मेरा रिश्ता सौंपा था कि सगाई हो गई थी, आपको बताना चाहूँगी सगाई हो गई थी। 9th स्टैंडर्ड में जब मैं गई थी ना, तब रियल में सगाई करवा दिए थे, अंगूठी वाली सगाई। तो वक्त जैसे जैसे बढ़ते गया, तो और मेरे मेरे इसमें मैं सिर्फ अम्मी को और अब्बा को यही बात बोलती थी कि अम्मी मुझे नहीं करना है किसी से अभी। पहले अम्मी की बातों पर हम लोगों को हाँ हाँ करना इसलिए पड़ता था क्योंकि अम्मी घर के हेड थे हमारे। अब्बा ने अम्मी का साथ इतना सपोर्ट इसलिए दिया क्योंकि अम्मी ने बहुत तकलीफ उठाई मेरे, बहुत तकलीफ, बहुत बोले तो बर्तन धोते थे, हमें कमर में लटका लटका के काम पे चले जाते थे लेकर, या फिर हमें स्कूल भी पहुंचाना हो, लेकर आना हो, कुरान शरीफ की तिलावत भी करवाने के लिए अम्मी ने हमेशा सर्वाइवर किया बहुत ज़्यादा। तो एक घर में बोलते ना, एक अब्बा ने उनको एक हेड का दर्जा दे दिया अम्मी को। क्यों हेड का दर्जा दिया? और ये बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बात है तकरीबन 2003 2004 की बात कर रही हूँ मैं आपको, 4 5 6 हाँ 2004 की बात कर रही हूँ, 2004 की बात। तब मेरी उम्र थी 13 साल। तो उस टाइम पे अम्मी से मैं कह रही थी, अम्मी मेरे को शादी वादी नहीं करना, ये सब चक्कर में मत, अम्मी अम्मी। अम्मी की बात बोलते ना ऐसी थी कि जुबान एक पत्थर की लकीर, कि कोई उनकी बात को नहीं टालता था उस टाइम पे। तो 9th स्टैंडर्ड के बाद जैसे मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ, तो लड़के की कुछ आदत थी जो भी है उसकी, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या आदत है उसके बारे में, लेकिन हाँ अभी वो ही इज़ अ मैरिड, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भी प्रॉब्लम थे, सिचुएशन थे, उस वजह से रिश्ते को लास्ट एंडिंग तक, जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आने वाला था, यानी मेरा जो निकाह होने वाला था उस लड़के के साथ, वो था 10वीं होने के बाद ही मेरा निकाह करवाने वाले थे उस लड़के के साथ। लेकिन फैमिली में जो इशू हो गए थे उस वजह से, जो भी है उस लड़के का जो भी प्रॉब्लम था, जो भी आदत थी उस लड़के के अंदर, उस वजह से ये रिश्ते को उसी टाइम मना कर दिया गया था 2 साल बाद। अम्मी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा था इस चीज़ का, फैक्ट बता रही, बहुत झटका लगा था, क्योंकि अम्मी के नज़रिए से, अम्मी की सोच से ऐसा होता था कि एक लड़की की अगर सगाई टूट जाती थी तो एरिया में क्या है क्या नहीं, बोलना उलना जो बात रहती थी, वो अम्मी बहुत सोचते थे कि लड़की ज़ात का एक बार अगर सगाई टूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, तो रिश्ते आने के लिए प्रॉब्लम होते हैं। ये अम्मी की सोच थी। जबकि माशाल्लाह मैं बहुत खूबसूरत थी उस टाइम पे, मस्त अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी माशाल्लाह, कोई ऐसा नहीं, ना कोई अफेयर्स था, ना कोई चीज़ों में, स्कूल में तक का आज भी मेरा रिकॉर्ड है, मेरे मैडम और सर को मालूम है मेरा रिकॉर्ड, कि मैं कोई फालतूगिरी में नहीं, मेरा काम था पढ़ाई करना, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, कभी लड़कों से मेरी बातचीत नहीं, स्कूल के अंदर भी ना किसी से नहीं। तो अम्मी को उस चीज़ का एक वो लग गया, धक्का लग गया बहुत चीज़ का, कि लड़की की शादी एग्ज़ाम के बाद, 10वीं के बाद, एग्ज़ाम के बाद ही होने वाली थी। मेरे लिए तो प्लस पॉइंट था, अच्छा हुआ रिश्ता टूट गया। मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगी, मेरे लिए ये था प्लस पॉइंट कि अच्छा हुआ मेरा रिश्ता टूट गया, क्योंकि मुझे नहीं करना था, मुझे पढ़ना था, मुझे आगे पढ़ना था, ये चीज़ है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अम्मी ने अपनी ज़िद बिल्कुल नहीं छोड़ी। अम्मी ने यही सोचा, नहीं लड़की का मेरा रिश्ता टूट गया, लेकिन मैं रिश्ता ढूंढूंगी और ढूंढूंगी। तो हमारे नेबर में एक इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। तो वो उन्होंने एक रिश्ता लाए, जैसे कि जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, वो यहाँ पर कामकाज के लिए थे, और ही इज़ अ 35 ईयर्स ओल्ड, उनकी एज थी 35 साल, और मेरी तब एज थी 15 साल। ठीक है, मैं आपको कंपेयर बता रही हूँ, पहले शुरू से ही कंपेयर बताती हूँ, मैं आगे नहीं बताऊंगी ना, क्योंकि मैं अभी से आपको एज में डिफरेंस अभी इस चीज़ का बता रही हूँ। उनकी एज थी 35 साल, उस इंसान की एज थी 35 साल, और मेरी थी 15 साल, 20 साल का हम दोनों की एज में फ़र्क था। तो अम्मी ने उस टाइम पे अचानक में, यानी जब रिश्ता टूट गया था, ये सब आपस में फैमिली मैटर में जब रिश्ता टूट गया था, तो उस वक्त अम्मी ने बोला कि नहीं चल, दादी ने, यानी हमारे जो नेबर की दादी, हम लोग हमारा बचपन ऐसा था कि पड़ोसी वाले भी दादी दादी, हम लोग जिसको बोलते थे, जो बुजुर्ग रहते थे वो दादी दादी बोलकर अपनी समझते थे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादी भी थे, लेकिन गुजर गए वो भी। लेकिन जो हमारे पड़ोसी, हम लोग दादी दादी बोलते थे सबको भी, वो घर जैसे वो एक बड़े हेड जैसे लगते थे, जो बुजुर्ग ज़्यादा रहते थे, सब फैसला लेते थे हर चीज़ में। तो उन्होंने रिश्ता लाया कि एक लड़का आया है मुंबई से, वो लड़की भी ढूंढ रहा था, और वो काम पे यहीं उरन में रहता था, यानी आना जाना काम पे, ट्रैवल में, ही इज़ अ ड्राइवर, वो ड्राइवर थे। तो मेरे अम्मी ने बोले ठीक है, तो मेरे अम्मी ने मुझे जैसे तैसे हालत में उठा कर लेके आ, करो यकीन मानेंगे, आपको मेरा फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ, जब मैं 7 साल की एज में थी, जब मेरी सगाई मेरे रिलेटिव वालों से करवा रहे थे, तब का मेरा फोटो साइड में देख लो कैसा दिखता था। उस एज में मेरी सगाई करवाए थे, और जब यहाँ पर रिश्ता लगवाए थे, तो साथ तो गदीली वाली जो है हमारी जो बुजुर्ग दादी है, तो उन्होंने बोले रिश्ता आ गया है एक लड़के का, मुंबई से है लड़का, आ जाओ तुम्हारी बेटी जैनब को लेके आ जाओ, रिश्ता दिखाने के लिए लेके आए। अम्मी से मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करना। अम्मी मेरी बात तो चलने नहीं देते थे, और अब्बा की तो कुछ चलती नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई का था, मुझे तो पढ़ना था, 11वीं आगे 12वीं, बहुत कुछ करना था, लाइफ के बहुत सपने थे। नहीं पूछा मेरे से कुछ भी, कि अब्बा तो मजबूर थे, क्योंकि अम्मी की चलती थी, तो अब्बा की बिल्कुल नहीं चलती थी उनके आगे।
तो खैर रिश्ता, अम्मी की ये जिद थी कि मेरी बेटी की मैं निकाह करवाऊंगी, बस कुछ हो जाए। क्योंकि जो सगाई टूटने का रीजन वो यही सोचते थे उनकी मेंटालिटी के अंदर, उनकी थिंकिंग के अंदर, कि एक बार सगाई टूट गई लड़की की तो वो बोलते ना, नाम वो बोलते ना दाग जैसा लगता था, वैसे सोचते थे पहले के टाइम में वो लोग कि लड़की के। तब मेरी एज 13 साल की थी, ठीक है, 13 साल की जिस टाइम सगाई की बात होते होते बचपन से। तो वैसा करते करते 15 साल की एज में मैं आई जब, तो उस बंदे ने तो मेरे को दिखा दिया, अम्मी ने बोले कि ये लड़की है। तो लड़के ने पसंद कर लिया, ठीक है, देखते ही पसंद, एज नहीं पूछा ना कुछ नहीं पूछा, जो कुछ है जो भी है। तो हमारे घर में कैसा था, एक जो हेड बना के रखते थे ना, तो वो जो दादी थे जिनको हम दादी बोलते थे, उनको एक हेड बना के रखे थे उसमें कि आप बातचीत करना जो भी है लड़के का क्या है। तो मेरी अम्मी ने सारी बात उस लड़के से पहले कर दिए थे कि, ये आपको इसलिए अभी बता रही हूँ ताकि आगे चल के आपको पता चले, मैंने ये बात आपको पहले इसलिए बता दी है बात को, कि मेरे अम्मी ने ये रिश्ता लगने से पहले ये बात बोल दिए थे कि देखो मैं हिंदू इसमें की हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को, जो मेरी बेटी को तालीम दीनी इस्लाम की दी हूँ, हर चीज़ दीनी है, कुरान शरीफ से लेकर नमाज, कुरान शरीफ एवरीथिंग, और 10वीं तक पढ़ी लिखी है, ठीक है। ये मेरे अम्मी ने मेरे अब्बा से सामने सब लोगों ने क्लियर कर दिए थे। तो रिश्ते की बात जल्दी जल्दी घाई घाई में हर चीज़ हो रही थी, फटाफट करवाने की बात हो रही थी। अरे ऐसा हो रहा था कि जैसे कि मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, माँ बाप की हाँ में हाँ। हम जैसे बोलते ना 15 साल की एज में बोलते ना एक लड़की की गुड्डा गुड्डी जैसी खेलने की एज होती है, तब कहाँ पता चलता था कि अब हम हमारी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करना चाहते हैं, कि शादी क्या चीज़ होती है, हल्दी का रस्म क्या होता है, मेहंदी की रस्म क्या होती है। तो ये चीज़ पता नहीं थी। तो जैसे सिचुएशन आगे बढ़ते गए, शादी की बात नज़दीक हो गई, तो सब कुछ। और मेरे अम्मी बचपन से ही, जब मेरी छोटी एज थी 7 साल की एज से, मेरे अम्मी ने बर्तन जमा कर इतना दहेज बना बना के रखे थे। क्योंकि पहले के टाइम में कैसा होता था, इनकम बहुत कम होती थी लेकिन सेविंग ज़्यादा होती थी। तो अम्मी बर्तन धोकर, काम वाम करके, घर के लोगों के धोकर, हर चीज़ घर के अंदर, घर की सफाई करके वो पैसा अर्निंग करते थे, जमा करते थे, हमें पालते थे, संभालते थे। अब्बा भी कर लेते थे काम धंधा, लेकिन अम्मी की सोच थी कि पहले लड़की जात को घर से विदा कर दो, क्योंकि लड़की जात को घर में रखना नहीं चाहिए ज़्यादा, लड़की जात का मामला ऐसा है, माहौल ऐसा है, वो सिचुएशन से अम्मी बचपन से जो बर्तन थोड़ा थोड़ा मेरा जमा कर करके शादी का रखते थे, बहुत दहेज जमा करे थे। शादी की तारीख नज़दीक आई, उन लोगों के रिश्तेदार लोग भी आए उनके घर में, तो अम्मी को ये चीज़ अच्छी लगी कि उस लड़के के इसमें कि उसके सास ससुर यानी उसके अम्मी अब्बा नहीं थे, तो लड़की को कोई तकलीफ नहीं होंगे आगे चल के, सिर्फ उसका एक छोटा भाई है, 2 भाई लोग हैं बस। और ये यानी मैं जिठानी के तौर पर वहाँ पे थी उस, यानी मेरी एज थी 15 साल, लेकिन मैं जिठानी का दर्जे में वहाँ पर थी। तो अम्मी यही सोच के खुश थे कि चलो भाई कुछ ना कुछ हो गया ना, हो रहा तो है कम से कम, यानी जो भी है, एक लड़की को विदा तो कर रहे हैं हम लोग सही जगह जहाँ पे सास ससुर नहीं है, टॉर्चर वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ नहीं, सिर्फ शौहर होता है, हस्बैंड होता है, वही सब कुछ जो भी है देखने वाला है, और कोई आगे पीछे बोलने वाला नहीं है। तो ये भी आपको बता रही, उनकी 2 फुप्पू थी, ठीक है। अभी मैं बात आगे बढ़ा रही हूँ चीज़ पे कि 30 अप्रैल 2006 को मेरा निकाह हुआ उस दिन, ठीक है। और निकाह वाले दिन जब शुरुआत हुई, हल्दी मेहंदी की जो रस्म शुरुआत हुई, पता है आपको, मैं बिल्कुल बच्ची थी, मेरे फुप्पू लोग, मेरे खानदान में ऐसा होता था, चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, कितने भी हम लोग आपस में सब, यानी मैं नहीं, मेरे अम्मी अब्बा का कितना भी झगड़ा हो जाए, मेरे खानदान में एक चीज़ अच्छी है कि उन लोग कोई भी इसमें हो, अपनी बेटी की खुशी हो, हर चीज़ में भाग दौड़ सब लोग करते हैं यहाँ पर ऐसा है मेरे खानदान में। तो मेरे फुप्पू लोगों ने अपने तरफ से अपनी अपनी चीज़ें अरेंज करी, जैसे कि फुप्पू लोगों ने भी जो मेरे फुप्पू हैं उन्होंने वीडियो कैमरा वाला, पहले वीडियो कैमरा वाला ज़्यादा होता था ना, तो उन्होंने वीडियो वाला लगाए थे, मुबरा से लेके आए थे वीडियो वाले को कि पूरी शूटिंग की जाए, हल्दी मेहंदी रस्म सब चीज़ हो, एवरीथिंग शादी तक का। और मेरे दूसरे वाले फुप्पू ने, मेरे चाचा लोगों ने भी अंगूठी करे, किसी ने चांदी का हार किया था, लच्छा करे थे, हर चीज़ उन्होंने, सब लोग ने अपनी तरफ से जो देना था वो सब लोग अपनी तरफ से सब लोग शामिल हुए देने के लिए। तो खुद कैमरे वाला, जो कैमरा वाला है जो वीडियो शूट कर रहा था, मेरे पप्पू को बोलता है, अरे ये दुल्हन है, यानी मेरे पप्पू से बात कर रहे हैं कि हंस के बता रहे, ये दुल्हन है, बोलते लग रही नहीं, ये बच्ची लग रही है। तो तब कैसा था अम्मी, अब आप खुद सोचो, कोई दूसरा वाला इंसान बता रहा है ये दुल्हन है क्या, बोलते लग रही तो नहीं, बच्ची है, 15 साल की एज में, कुछ नहीं है। और मेरी सोच तो थी ही नहीं, मैं दुल्हन के इसके अंदर, यानी वो हल्दी की इसमें ही मैं खुद हंस रही, ये कर रही, यानी एक दुल्हन का तो पता नहीं चलता कि कैसा रहना है, शर्माना क्या पता चलेगा, 15 साल की एज में आपको क्या पता चलेगा। मेरे स्कूल वाले लोग भी बोलते थे इतनी जल्दी शादी, यानी जब वो उस टाइम पे जब तय हुआ था तब बोल रहे थे कि क्यों, तो मैं बोलती थी मम्मी की मर्जी, अब क्या करें, मम्मी आ गया कि मम्मी का फैसला सब कुछ, मम्मी हम कुछ नहीं कर सकते, मम्मी ने। फिर निकाह हो गया मेरा 30 अप्रैल को 2006 की बात बता रही हूँ। तो मेरे को बैंड्रा में दिया गया था, बैंड्रा में, ठीक है। बैंड्रा में देने के बाद उस घर में आने के बाद कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद है ना, नौटंकी सबकी शुरू होने लग गई है, सबकी शुरू होने लगी। शुरुआत में बताती हूँ नौटंकी कैसे शुरू होने लगी। 2 हफ्ते से देखो, कोई भी चीज़ है ना, लड़की जात तुरंत रिएक्शन नहीं देती कि उसके साथ ये हुआ है, जब घुटन महसूस होती है ना तब जाके रिएक्शन देना शुरू करती है। तीन हफ्ते में शुरुआत होने लगी, उस बंदे के साथ जब मैं रहने लगी हूँ तब जाके
मेरी जो देवरानी थी, यानी उसकी शादी मेरे से पहले हो गई थी, जेठानी का दर्जा उसको दिया गया था। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जेठानी देवरानी का हिसाब तो मेरे से तो परे थे मेरे दिमाग से, कि मैं ये नहीं सोचती देवरानी और जेठानी क्या था। मैं तो सोचती जो है, जिसको जो मिल रहा है दर्जा ले लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों का। तो उस टाइम पे उसी इनके छोटे भाई, बीच वाले भाई, यानी बीच वाले भाई ने बोला कि पहले साथ में रहते थे एक साथ ऊपर के रूम में, क्योंकि 3 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर पहले 3 फ्लोर थे, 2 रूम रेंट पर थे, और थर्ड फ्लोर एक उनके जो बीच वाले भाई रहते थे, और एक छोटा, सबसे छोटा वाला भाई है वो हैदराबाद में रहता था। तो उनके घर में कैसा था हिसाब किताब के तीसरे हफ्ते में जो बीच वाली की वाइफ है, हम लोग सब खाना पीना एक में पकाना करते थे। तुम्हारा जो भी है वो किचन अलग कर दो, मेरे इसमें मत। यानी उनकी वाइफ, बीच वाली की वाइफ, मेरे छोटे जो देवर महूद थे, उनकी वाइफ बोलती थी कि तुम्हारा जो भी है तुम्हारा है ना अलग बनाओ, अलग बना के खाओ। उसको जमरा नहीं था, मैं साथ में रहती, क्योंकि मेरे को तो खाना पकाना नहीं आता था, मैं तो सीखती थी जो चीज़ें हैं। तुरंत किसको आता था? मेरे माँ बाप ने सब चीज़ क्लियर किया था कि मेरी बेटी को खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता। हमने कोई काम उसको कभी करने बोला नहीं था, और सारी चीज़ें मेरे माँ बाप ने क्लियर कर दी थी। अम्मी ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि उसको पकाना नहीं आता, और खाना पीना मैं मेरी बेटी को सिखाई नहीं हूँ, जो भी आप लोग सिखा लेना, अपने हिसाब से हैंडल कर लेना इसको। तो उसको खिटपिट लगने लगी, वो सीधा बोलने लगी तुम्हारा देखो अलग अलग बनाओ। तो रूम का जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे, पहले हम नीचे आ गए रहने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद है ना, जो मेरी देवरानी थी बीच वाली, वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, हर एक बात पे टॉर्चर करती थी। आज ये फाइल मैंने आज मैं डायरी इसलिए ली हूँ क्योंकि उसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगी क्यों मैंने डायरी ली बात पे। तो वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, हर एक बात पे टॉर्चर, हर एक बात पे। वो भी टॉर्चर का मतलब बता देती हूँ, उल्टा बोल देना, भेड़नी बोलना, गवार बोलना, गाँव वाली बोलना, यानी एक बोलते ना टोन मार देना बोलकर चलते फिरते। तो मैं अपनी बात किससे शेयर करूंगी बताओ? अगर मुझे कोई बोल रहा है तो मैं उस इंसान से शेयर करूंगी ना, जो जिससे मैं निकाह करी हूँ। मैं उसी से शेयर करूंगी ना कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, मुझे तकलीफ दे रही है। मैं इसका कुछ बिगाड़ी नहीं, मैं अपने घर में रह रही हूँ, अपनी 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ। मुझे निकाह करके 1 महीना ही हो गया था सिर्फ, फिर उसमें शुरुआत होने लगी इन लोगों की जो भी है। तो मेरे जो हस्बैंड है उनकी बात बता रही हूँ, वो बोलते थे कोई बात नहीं, जाने दे, छोड़ दे उसको मत, उसका याद ही मत, छोड़ दे, भूल जा, मेरे भाई की वजह से छोड़ दे उसको, कुछ मत बोल, उल्टा भी मत बोल, तू कुछ बैठ, कुछ जवाब भी मत दे। समझ रहे हो आप इसकी शुरुआत? आप समझ रहे हो? वो मुझे ऐसी लैंग्वेज यूज, बैड लैंग्वेज यूज करके सबके सामने, कभी भी गली में अगर कोई बैठा होता था ना, तो चलते फिरते भी कुछ भी बोल के निकल जाती थी सामने से। जबकि मैं कोई 2-5 में किसी की रहती नहीं थी, अपने घर से मतलब रखती थी, मैं कुछ नहीं है ऐसा बस। तो बहुत कुछ बोला उसने मुझे, बहुत कुछ बोला, बहुत बार सहन किया, बहुत बार। 1 महीना हो रहा था, 2 महीना हो रहा था, 3rd महीना हो रहा था। ऊपर से इनकी फुफ्फुओं की बेटियां मुझ पर आकर रुबाब दिखाती थी कि हमारा भाई है, तेरे साथ ज़्यादा होशियारी नहीं, हम लोग जोरू के गुलाम नहीं रख पाएंगे। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता था ये जोरू का गुलाम क्या होता है। जब सामने वाला इंसान वो क्या कर रहा है उसकी मर्जी से, मेरे को क्या मालूम वो क्या कर रहा है उसकी मर्जी से, कोई खुद जाके कुछ पका रहा है तो वो उनके हिसाब से जोरू का गुलाम होता था इन लोगों की सोच से। तो बहुत मेरे पे दबाव ये लोग डालते थे, बहुत, सब जगह से टॉर्चर। अम्मी से थोड़ी बात शेयर करती थी तो अम्मी बोलते थे कि नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसा करते 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 1 साल गुजर गया निकाह को। बहुत सुन के उसकी बातें सुन के मेंटली तो होती जा रही थी। 1 साल के अंदर भी बात बता रही, 2006 की बात कर रही हूँ, फिर 7वां महीना 2006 की बात कर रही हूँ। 2007वां जब शुरू हुआ तब से और ज्यादा टॉर्चर करने लगी और बोलने लगी। मैं बोलती थी बोलो ना कम से कम उसको, उसका मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे को हर बात पे क्यों टॉर्चर मारती है, क्यों बोलती है, मुझे जीने क्यों नहीं दे रही है वो। तो बोलते थे तू कुछ मत बोल, तू चुप बैठ, वो जब तेरे को बोलने लगेंगी तो दरवाजा बंद करके बैठ जाना चुपचाप अंदर। ऐसी बातों से मुझे रोक रोक के चुप 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 चुप, हर बात पे चुप। तो मैं अपने अंदर ही अंदर मन ही मन, यानी मेरी एज थोड़ी बढ़ रही है, मैं सोचती थी मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे माँ बाप मुझे इस तरह से डाल दिए यहाँ पे, और ये बोलते जा रही है कुछ नहीं। माँ बाप भी बोलते थे वहां से कि वो क्यों बोल रहे, तो वो बोलता था इंसान अरे जाने दो आंटी, वो मेरा भाई है ना, वो बेचारे का शुगर का प्रॉब्लम है, उसको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता इसलिए। यानी वो मुझे तकलीफ देना चाहता है, वो ठीक हो गया, उसका क्लियर पॉइंट है कि तुझे तकलीफ हो जाएगी, तू महसूस कर ले, तू अपना गम दर्द सब कुछ ले ले, लेकिन उसको मत बोल, उसके भाई की वाइफ को बिल्कुल कुछ मत बोलना। वक्त गुजरते गया, 1 साल हो गया, 2006 के बाद 2007 शुरू हो गया, 7वां शुरू होने लगा। तो बात आपको मालूम कहाँ तक क्या आई? मुझे बोलती है कि मुझे वो बोलती है, वो उनकी भाई की औरत बोलती है तू बांझ है। बांझ का वर्ड समझते हो आप लोग सभी समझ सकते हो बांझ वर्ड, यानी मेरी शादी को 1 साल तक भी पूरा नहीं हुआ था, मुझे बोलती है तू बांझ है। ऐसे ऐसे वर्ड यूज करती थी बोल बोल के, सोचो आप खुद। बोलते कि धेड़नी बांझ बनेगी, तू बांझ ही बनेगी। यानी मेरे एक वो चीज अलग लगा के, टैग तो लगा के रखते थे, लेकिन ये भी अलग से लगाते थे। सीरियसली लिटरली बहुत रोई हूँ, बहुत गिड़गिड़ाई हूँ कि ये बंदा क्यों नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोलता, हर चीज में चुप बैठता है, कुछ नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है। इस इंसान ने अपनी शादी के टाइम पे जो अपना खुद का हैदराबाद का जो फ्लैट है, घर है, वो बेचकर इसने निकाह कर लिया। तो हमें क्या लेना देना बताओ आप, हमें क्या लेना देना? ये कहाँ से पैसा लाकर खुद निकाह कर रहा है, तो हमें क्या लेना देना? मेरे माँ बाप ने अपनी मेहनत से 2 लाख रुपए तक जमा करके निकाह सब कुछ करके अरेंज करके सब कुछ उन्होंने खुद ही किया है, उन्होंने किसी से कर्जा वर्जा नहीं लिया है। और ये ब्लेम भी ये जो
ये जो हैदराबाद का जो घर बेचकर जो पैसा इसने शादी में खर्च किया इस इंसान ने, वो भी ब्लेम हमारे घर पर ही, मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर लगा कि जल्दबाजी में फटाफट है ना उसने पैसा खर्चा किया। हमारे माँ बाप ना किसी के 1 रुपए के भूखे हैं, ना किसी के 2 रुपए के भूखे हैं। मेरे माँ बाप का बता रही हूँ। और वक्त ऐसा आगे बढ़ते गया, मैं प्रेग्नेंट हुई 2007 में, रेहान मेरे प्रेग्नेंट था 2000, तो मुझे नवंबर में मेरा रेहान हो गया। उस टाइम की भी बात आपको बता रही हूँ, रेहान हो गया था नवंबर में। नवंबर में प्रेग्नेंट रेहान हुआ नवंबर में 16/11 को, सोचो अब 16/11 को हुआ। मेरे माँ बाप मुझे वहाँ पे जो बोलते हैं गोद भराई करने के लिए मेरे खानदान वाले सब आए थे, बैंड्रा में वो करके लेके गए। टॉर्चर इतनी होती जा रही थी, मन ही मन में सुकून से मैं बोली चलो अभी अम्मी क्या सुकून से रहूंगी, बहुत अच्छे से रहूंगी। जैसे रेहान हुआ 16/11 को रेहान हो गया मेरा, 2007 में रेहान होने के बाद मैं फिर से रिटर्न घर पे जब आई, यानी छिल्ले वाले दिन ही घर पर आई। घर पे आने के बाद वो बोलते ना रेहान की जिम्मेदारी संभालना, मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि बच्चे कैसे संभाला जाता है। आप एक समझ लो, एक लड़की के हाथ में ना ऐसी चीज दे दी है कि भाई अब तुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा। वैसे ही हुआ है मेरे साथ। तो बच्चे का मुझे कुछ नहीं आता था, ना मालिश करना आता था, ना वो मेरी डिलीवरी भी मुझे बोलते ना किस तरह से नॉर्मल हुई है वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। 2016-15 साल की उम्र में, यानी वो बोलो ना जो एज फिर बढ़ते 16 साल की हो गई मैं, तब जाके मेरा रेहान हुआ मुझे। 16 साल की एज में मेरा रेहान हुआ मुझे। और उस एज में बोलते ना वो बॉडी मेंटेन कैसा आप खुद को करेंगे, कैसी चीजें खुद के अंदर होंगी, वो कुछ नहीं होता। तो इनके घर के अंदर एक चीज थी कि जिसका दम ज्यादा था ना, पावर पैसों पानी में, उसी का दम ज्यादा था। एक बात और पीछे रिवर्स लेना चाहती हूँ, भूल ही गई थी, शुरुआत से भी ले रही थी। निकाह होने के टाइम पे जैसे यानी 6-7 महीने जैसे बीच में गुजर गए थे। एक चाची थी इनकी जो ज्यादा सब में, इनके बड़े सब में बनने में ज्यादा रहती थी, वो उनका इंतकाल तो हो गया है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। तो ऐसी नौबत पे आई थी, यकीन मानेंगे ऐसी नौबत, इनकी खुद की जो सगी फुप्पू है, जो सगी फूफू जिसने निकाह नहीं करी, वो कुछ वजह से मेरे से नाराज हो जाती थी। जब रेहान नहीं था मेरे पास, मैं प्रेग्नेंट थी शायद, हाँ तब मैं प्रेग्नेंट थी, कुछ वजह से नाराज हो जाती थी। किस वजह से मैं आपको बता रही थी। हमारे जो घर के बाहर एक बुजुर्ग बुढ़ी औरत जैसी रहती थी, मैं उनसे बातचीत करती थी बाजू में, और मैं नीचे रहती थी तो बातचीत थोड़ा कर लेती थी उनसे, क्योंकि घर में तो कुछ नहीं था ऐसा, जो टीवी था कुछ नहीं था ऐसा, सब चीजें नहीं रहती थी, मैं उनसे थोड़ा बात कर लेती थी। तो उनकी फुप्पू को इतना गुस्सा आ जाता था, तो नाराज हो जाती थी, गुस्से में आती थी। तो मेरा जो शौहर है मुझे बोलता है कि तू उनके सामने ना पैर पड़ के तू उनसे माफी मांग ले, जाने दे। यानी सोचो मेरी गलती कहाँ थी, मेरे को जीने का हक था कि नहीं उस घर के अंदर। बेवजह की माफी मांगो, इससे उससे भी माफी मांगने लगा देते थे कि जाने दे, माफी मांग ले तू, सामने से उससे माफी मांग ले। इतना मचान होता था, इतने झगड़े होते थे, तमाशे होते थे उस घर के अंदर। मुझे ही गिरना पड़ता था, मुझे मुझे बोलते कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझे ही रखा गया था उस घर के अंदर कि मैं माफी मांगू उसी से। और ये बंदा जरा भी नहीं बोलता कि भाई मेरी बीवी की गलती नहीं है, वो क्यों माफी मांगेंगे हर चीज पर आपसे, वो इतनी गिरी हुई है कि जो माफी मांगते रहेंगे तुम लोगों के लिए। कभी इसने आवाज नहीं उठाया उस चीज पर। शुरुआत बता रही हूँ ना मैं आपको, रिश्तों की शुरुआत जो मेरी खत्म होने के लिए आई थी ना, वो इसी से स्टार्ट हुई थी। कोई नहीं समझ पाया कि मैंने एंड टाइम पे इतना लेट 8 साल के 9 साल के बाद मैंने रिश्ता अपना क्यों तोड़ा इस चीज पर। किसी को नहीं, सबको लग रहा है कि 8 साल 9 साल के बाद तोड़ दी, पता नहीं क्या है, खिलाता पिलाता होगा अच्छे से तो भी क्यों तोड़ी। रीजन बता रही हूँ ना, शुरुआत यहीं से तो हो रही है, घुटन घुटन की जिंदगी यहीं से शुरू हुई है मेरी। किसी ने कोई महसूस नहीं किया, किसी को नहीं समझ में आया कि क्या चीज है, कैसा है, क्या वजह से ये हो रहा है। कोई महसूस नहीं किया, कोई नहीं समझ पा रहा है ये चीजों को कि मेरे साथ क्या गुजर रही थी उस टाइम। मुझे पैर पड़वाने के लिए माफी मंगवा रहा वो बंदा कि इनके पैर पड़, मेरी फुप्पू है, मेरे को पाली है ना इसने, तू पैर पड़ इनके माफी मांग ले, चल इनकी बात पे तू हाँ हाँ करिए, जैसा तेरे को बोलेंगे ऐसा हाँ हाँ कर। चलो खैर वो भी मान लिया हमने, ताकि जाने तो अब इस इंसान को उसको खुशी मिले। क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ जो थी, मैं सोचती थी कि यार ये बंदे को ना मैं तकलीफ नहीं दूंगी, जाने दे, इसको खुशी मिल रही है, इसके माँ बाप गुजर गए थे, इसकी कोई नहीं है, मैं उसको खुशी देने की कोशिश में थी कि नहीं जाने दे, जैसा बोलता है मैं उसके हिसाब से हाँ में हाँ करती थी। रेहान होने के बाद, घर जाने के बाद भी मुझे पता नहीं था मालिश कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह के करम से हर चीज मैंने अपने आप पर सीखना शुरू किया कि नहीं बच्चे का मालिश कैसा करता। कोई नहीं आता था मेरे घर मालिश करने वाली, सब मैं अकेली, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों के दो बकेट है ना जो पेशाब के, आपको तो पता है बच्चों के मामले में बच्चे बचपन में कितना पेशाब करते रहते थे छोटे छोटे पन में। तो 1.25 महीने का बच्चा मैं बैंड्रा में लेके आने के बाद उसकी मालिश करना, उसको नहलाना, उसको नहलाने के बाद उसको हर चीज फीडिंग दूध का करना, और उसके कपड़े, रात भर डे नाइट जगना, नींद नहीं आना, सुबह उठ के इस इंसान के लिए टिफिन बना कर देना, इसको टाइम पर खाना ना, सब कुछ चाहिए, बाजार जाना, मार्केट जाना, हर चीज को हैंडल पकड़ पकड़ के मैं कैसा कैसा लेके जाती थी, वो मेरा रब जानता है, मेरा खुदा जानता है मैं कैसे कैसे उसको मैनेज करी हूँ। वक्त गुजर गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, उसकी बातें बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही टॉर्चर करते जा रही थी मुझे, बिल्कुल बोलते ना बेटा हटे से, मुझे इतना टॉर्चर करते जा रही थी, मुझे बार बार बोलते जाती थी, हर बात बोलती थी, कितनी गाली देती थी, गंदी गंदी गाली देती थी मेरे माँ बाप को, मेरे अम्मी को धेड़नी झोपड़पट्टी वाली ऐसे ऐसी बोलकर ऊपर से चिल्ला चिल्ला के ताना मारती थी। बच्चा होने के बाद भी वो चीजें सुनना, मैं बोलती थी, ये इंसान काम पे से आता तो बोलता था कि यही लेके बैठा हो क्या, वो बोलती है तो बोलने दे, तू दरवाजा बंद करना, बैठे रहना अंदर।
यानी वही बात को कहानी, यानी वो बोलते रहेंगे और मैं सुनूं और गली वाले जो है वो सुनते रहे कि क्या बात बोल रही, वाह क्या बात बोल रही। वक्त गुजर गया, 1 साल हो गया, रेहान बड़ा होते होते गया, मैं वक्त आगे बढ़ते गया, वक्त आगे बढ़ते गया। जब आगे बढ़ने के बाद तो इनकी फुप्पू की जो बेटियां है, जो ज्यादा रौब दिखाने वाले बेटियां, मैं आपको बता रही रौब दिखाने वाली बेटियां, तो इन्होंने क्या करे, इनकी 2 फुप्पू थे, एक बिना शादी की हुई कवारी थी और एक शादीशुदा थी, जो जिसकी ये जो बेटियां थी ना, जो मेरे पे रुबाब दिखाने वाले थे, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो इनकी फुप्पू की बेटियां, इन्होंने क्या करे, अपनी दूसरी फुप्पू को बुला लिए, यानी पहली जो बड़ी फुप्पू शायद वो उनकी, वो बुला लिए मेरे घर पे कि थोड़ा रहो तुम इसके साथ में, इसको भी थोड़ा रहेगा, बच्चे का थोड़ा समझ में आएगा और अच्छा ये वो, इसके लिए रखे थे। मैंने उनको पहले बोल दिया था कि देखो, मैंने उनकी अम्मी को ये बात पहले बोल दिया था, यानी इनकी फुप्पू को पहले बोल दिया था, देखो ऊपर की बात नीचे नीचे ये सब मत करना, इधर तुमको खाना है पीना है। मैंने ये बात, मेरी क्लियर बात होती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं सब माहौल समझ गई थी। मैं उसके साथ जो भी इनकी, जो मेरी देवरानी थी, मैं उसके साथ तो सोच रही थी कि चलो जाने तो, मेरे को कर जो तकलीफ दे रही है ठीक है, थोड़ा मैं सोचती थी, जाते तो झुक जाती हूँ, क्या करूँ अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इंसान नहीं सुन रहा है, जाने दो, उसको खुश रखना है ना, तो खुश रखने के लिए मैं सिर्फ इनकी फुप्पू को क्या मैं इनकी फुप्पू को बोलती थी, जो लाए थे इन्होंने घर में रहने के लिए थोड़े दिन के लिए, तो मैं बोलती थी कि देखो ऊपर की बात यहाँ पे या मेरी बात वहाँ पे मत करना, आप जो भी है आप खाओ पियो खुश रहो, जो भी आपको करना है खुश रहो, यहाँ पे मेरे साथ रहो, टेंशन मत लो, जो चीज लगती है आपको मेरे को बोलो। तो इनकी फुप्पू की बेटी ने अपनी बेटी को बोली, जो मुझ पे आकर बरसती थी चढ़ती थी, उसको बोले, आज बता रही ना, हर चीज का अल्लाह हिसाब दिया है, सभी का दिया है, मैंने सबर करी, सभी को हिसाब मिला है। उसकी बेटी को बोले कि देख ये मेरे को ऐसा बोल रही है कि ऊपर की बात नीचे मत लाओ, नीचे मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि रिलेशन अच्छे से मजबूत होने के लिए सबको बोल रही थी। अगर वो उसको मेरे बारे में नेगेटिविटी बोलते थे तो वो नेगेटिविटी और मेरे को बोलती थी और बातें करती थी, तो इस वजह से इन चीजों को हैंडल करने के लिए मैंने बोला कि मत बोलो। लेकिन उसी दिन की बात बता रही, जब लास्ट दिन मेरा उस घर में था, 2008 की बात कर रही मैं, हाँ 2008 की बात कर रही हूँ, नवंबर दिसंबर का महीना था उस टाइम पे। तो मैं बस ये बात बोलकर मैं बाजार गई अपने बेटे को ऊपर देवरानी के पास छोड़कर ऊपर, कि चलो भाई साथ में बच्चा रहेगा, थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा साथ में रहकर। उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, ठीक है, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, शादी उनकी बीच वाले देवर की पहले शादी हुई थी, फिर इस इंसान की ज्यादा बाद में हुई थी, मेरे वाले की। तो कैसा हो रहा था, तो बच्चे को मैंने ऊपर छोड़ दी थी। बच्चे को छोड़ने के बाद इनकी फुप्पू की बेटी आती है, आकर ऊपर बैठी, और मैं डायरेक्ट मैं सीधा बाजार से आने के मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पहले अंदर लेके चले जाती हूँ, ऊपर थी बच्चा मेरा। तो मेरा बच्चा गोद में लेने के बाद मैं ऊपर गई, मैं बोली आजा रियान चला। तो गोद में मेरे बेटे को लेने के बाद क्या बोलती उनकी बेटियां, इनकी फुप्पू की बेटियां, कह रही धेड़नी क्या बोली रे, तू हिंदू की बेटी है ना, तू अपनी हिंदू माँ को बोल, यहाँ पे मेरी माँ को मत सिखा, ऐसा बोलकर। तो मैंने उसको ये बोला कि देखो जो भी बात करना है ना तुमको जो भी बात करना है ना, वो शोहर मेरे आएंगे उनसे बात करना, मेरे से बात बिल्कुल नहीं करना, मत करो मेरे से ये बात, अभी मैं नहीं करना चाहती आपसे ये बात, ऐसा बोलकर मैं नीचे उतरने लगी ना। तो मेरे को क्या करी, मेरे को सीधा बीच के रूम में जैसे मैं एंट्री कर रही थी ना मेरे रूम में, तो मुझे पीछे से धक्का मार दिया, सीधा धक्का मारकर मुझे दीवार पे इतना यहाँ पे चोट आने लगी और यहाँ पे मुंह पे से खून भी बहने लगा सीधा, क्योंकि दीवार पे उसने डायरेक्ट धक्का मार दी मेरे को, जैसे मैं अंदर एंट्री करी पीछे से। मैंने उसको सीधा बोल दिया, देखो तुम लोग ने मेरे को मारे हो ना, तो मैं उनको बताऊंगी, आएंगे तो बोलते जा बता, जिसको बताना है बता, जा बता, जिनको बताना है तो बता, हमको नहीं फर्क पड़ता। ऐसा करके मैं नीचे उतरी अपने बच्चे को लेके, दरवाजा में कड़ी लगा दी अपने रूम में ताला लगाकर। मैं जैसे ही नीचे उतरने लगी तो मेरे पीछे से यानी पहले सीढ़ियाँ होती थी, आप पहले ऐसा ऐसा करके सीढ़ियाँ होती थी उतरने वाली, जैसे ही मैं नीचे उतरी तो मेरे बाल खींच रही थी वो, मेरे बाल खींच के मैं रो रो के ना, मैं किसी और के यानी किसके घर पे, मुझे कहाँ रुकना पड़ा पता है, जैसे हम बोलते ना एक बातचीत कर लेते हैं एक फैमिली से कि हाँ अरे आप अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके बाजार में मिल जाते थे, वैसे मैं उनके घर में गई, वैसा रो रो के, वही एरिया के अंदर रहते थे, उसके घर पे गई, इनको फोन करी कि तुम किधर हो, या ऐसा ऐसा मैटर हुआ। पता है वो इंसान क्या बोला, तू क्या बोली उसको, हाँ मैंने बोली, मैंने कुछ बोली ही नहीं, मतलब उसकी बेटी को तूने क्या बोली, छोटी बच्ची उसकी, मैंने अल्लाह गवाह है मैंने उसकी बच्ची के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। तो बोलते नहीं देखो बताता हूँ मैं घर पे आके क्या बोली तूने उसकी बेटी को, तब जाके देखो उसने मारी। यानी सोचो आप, यानी एक साथ मेरे साथ इतना करने के बावजूद मेरे पे झूठा ये सब चीज का एलिगेशन लगाकर, तो वो इंसान शाम में आया, मैं उसके घर पे, मेरी जो बाजू वाले लोग थे उनके घर पे मैं रुकी, और फिर वहां से फिर शाम में आई घर पे। तो मुझे क्या बोलता मतलब इंसान, चल पैकिंग कर, चल तेरा पैकिंग कर, यहाँ पे अपने को रूम में नहीं रहने का, मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ तो पैकिंग कर, तेरे को मैं तेरे माँ बाप के यहाँ मैं भेज दूंगा, छोड़ दूंगा सब वहीं पे, तू रहे, मैं पैसा भेजूंगा। मैंने सीधा बोला मैं मेरे माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊँ मेरे माँ बाप के घर, हाँ मेरे माँ बाप क्या बस वही चीज के लिए बैठे, मैं नहीं जाऊंगी, इतना जिद में करी, नहीं जाऊंगी मैं। तो मेरे को बोलता है कि तूने उसकी बेटी को क्या बोली कि तू किसी और की बेटी है। मैंने बोली अल्लाह गवाह, कुरान पाक की कसम खा के बोलती, मैंने कभी ऐसा उस लड़की की बच्ची के बारे में नहीं बोली जिसको मैंने भी अपना दूध पिलाई हूँ,
उसका दूध नहीं निकलता था ना, इनकी फुप्पू की बेटी का, तो उसका दूध नहीं निकलता था, मैंने अपने सीने का दूध पिलाई उस बच्ची को। मैं कभी किसी बच्चे के ऊपर नहीं इस बारे में बोलूंगी, मैंने बोली नहीं बोली, मैंने बिल्कुल नहीं बोली। तो भी उस इंसान ने नहीं सुना, बोलते तूने नहीं बोली ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, तो भी तू पैकिंग कर, तेरे माँ बाप के यहाँ कर। मेरे अब्बा को फोन करके बोलता है कि देखो ऐसे ऐसा मैटर है, ये रोज होते रहेगा या ऐसा ही रहेगा, ये चीज नहीं होंगी, एक काम करो बेटी को है ना तुम्हारे उधर रखो, मैं है ना बाहर गाँव जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, फलाना फलाना। मैं अपने घर पे आ गई, ठीक है। मैंने अब्बा को भी बोली पापा तुम बोलो कुछ, ये सब क्या है, यानी लड़की का निकाह होने का 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और ये सब चीजें शुरुआत, सामान वामान पैकिंग करवा रहा है, ये सब क्या है, यानी किस चीज के लिए ये है, अरेंज मैरिज करवा रहे हो ना, यानी सबके सामने करवा के लाए ना मुझे, मैं भाग कर तो नहीं आई हूँ ना किसी के साथ, तो ये सब क्यों। अब्बा भी खामोश। अब मेरे माँ बाप, मैं आपको बताइए ना, खामोश किस वजह से थे हमारे, ताकि वो अपनी बेटी का घर बसता वही देखना चाहते हैं। वो सोचते थे कि नहीं जाने थे, जैसा भी मैनेज कर रहे हैं ना, जाने थे, कुछ नहीं बोल सकते। मैं आ गई घर पे, तब मैं प्रेग्नेंट थी, असद था मेरे गोद इसमें था, मैं प्रेग्नेंट थी तब, असद था। तो 2009 की बात कर रही हूँ अब मैं, 2009 की बात। तब मैं आ गई मेरे माँ बाप के पास। आने के बाद मैं इस बंदे को फोन कर रही हूँ, इतना फोन करी, मेरा फोन का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, फोन ही नहीं उठा रहा है। सारा सामान तो खाली करवा के मेरे माँ बाप के यहाँ इसने छोड़ दिया। मैं फोन कर रही हूँ, अगले हफ्ते फोन करी, उठा रहा नहीं। तो मुझे पड़ोसी वालों को फोन करना पड़ा कि जरा फोन दे दो, क्या हुआ। तो बोलता है उनको मैंने, मैं उसको बोल मैं बाद में फोन करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बोल। तो यानी सोचो एक हफ्ते के बाद, हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, असद था मैं पेट से थी तब, 2009 की बात कर रही हूँ। हाँ 2009 की बात कर रही मैं, 2009 की फरवरी का महीना था, तब मैं अपने माँ बाप के पास आई थी। उस बंदे ने एक हफ्ते तक फोन नहीं किया, ना कुछ हालचाल, ना अपने बच्चे का खर्चा देने का सोचा, अपने क्या मैं अपने इधर भेज रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने वहां से टेम्पो का भाड़ा करके भी खुद लाए, खर्चा वही उठाते थे हर चीज का, कि चलो जाने तो इसको क्या तकलीफ देना। 2-2.5 हजार रुपये उस टाइम पे बहुत मायने रखता था, खुद खर्चा करके टेम्पो का सामान घर तक लाए। उसके बाद आने के बाद ना कभी खर्चा दे रहा है, ना बच्चों का खर्चा उठा रहा, कुछ नहीं। माँ बाप तो कुछ बोलते नहीं थे, जाने तो मेरे भाई लोग दोनों कमाने वाले भी थे, दोनों घर अल्लाह के काम से बहुत सपोर्ट करे, कमाने वाले भी थे, घर में करते थे, कुछ नहीं बोलते थे। वो बोलते थे जाने तो भाईजान है अपने, क्या बोलते ना, भाईजान को सर का ताज बना के बिठाए थे उन लोगों ने, कि नहीं कुछ भी हो जाए, जाने तो खर्चा कितना भी होता है इनके पीछे चलेगा। वहां से आने के बाद एक हफ्ते के बाद ये बंदा आता है कि जाने के लिए बाहर गाँव में, कि देखो खर्चा इतना लगने वाला है बाहर गाँव का, मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, 40,000 का खर्चा इसने बताया मेरे माँ बाप को। अब मेरे अम्मी तो इतने अमीर नहीं थे गाइस, कि आपको बता रही, मेरे माँ बाप बहुत अमीर नहीं थे, वो भी एक छोटे गरीब इंसान है, झोपड़पट्टी के हैं। अपना पाई पाई दिन का जमा करके उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना दहेज जमा कर करके, हर चीज दहेज इतना दिए ना, क्या कहना, पूरा घर भर गया था, ऐसा दहेज था, इतना सब कुछ उन्होंने किया अपने तरफ से। गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इस वजह से इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है।